नासिर को अपने बदन में बेहद तवानाई महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे उसकी सारी कमजोरी रातों रात दूर हो गई हो। सारी रात वो सुकून से सोया, लेकिन दूसरी सुबह उसे बहुत से लोगों ने जगाया। वो अपने इर्द गिर्द बस्ती के कई लोगों को देखकर घबरा गया। क्या बात है भाई, और मिस्टर ड्रैकुला कहाँ गए? वो बाहर मौजूद हैं। तुम्हें मालूम है कि रात को क्या हो गया? क्या हो गया, मुझे क्या मालूम। रात को तो मैं खूब गहरी नींद सोता रहा हूँ। क्या रात में तुम्हारी आंख नहीं खुली? नहीं। कोई आवाज भी नहीं सुनी तुमने? बिल्कुल नहीं। कैसी आवाज? किसी चीख की आवाज। दरअसल रात को वो खौफनाक बला इस होटल में आ गई थी, और उसने अल्लाह रखा और उसकी बेटी का खून चूस लिया। वो दोनों मर गई हैं। नासिर को रात के वाकयात याद आ गए। उसके चेहरे पर खौफ के आसार उभर आए। एक बुजुर्ग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरो नहीं बेटे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो बला तुम्हारे कमरे में भी घुस सकती थी। अफसोस, वो बदनसीब बाप बेटी उसका शिकार हो गई। आओ देखो क्या हुआ है उनके साथ। नासिर बाहर निकल आया। बाहर एक हजूम जमा था। लोग अल्लाह रखा और उसकी बेटी की लाश देखकर बाहर निकल रहे थे। पता नहीं कौन जालिम था जिसने इनको मौत की नींद सुला दिया। अल्लाह रखा अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। खुदा उस खूनी को गारत करे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और नासिर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे सब कुछ याद आ गया। वही तो कातिल था। उसी ने तो उनके ख्वाब छीने थे। उसका दिल घबराने लगा। ड्रैकुला मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया और मक्कारी से बोला, नासिर, वो खौफनाक बला रात को होटल में घुस आई थी। उसने होटल के मालिक और उसके बेटे का खून पी लिया। नासिर ने अजीब सी निगाहों से ड्रैकुला को देखा। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। लोग आते जाते रहे। सबके सब अफसोस का इजहार कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, और ड्रैकुला मुस्कुराता रहा। शाम हो गई तो उसने नासिर से कहा, नासिर, अब यह बस्ती खौफनाक हो गई है। लोग जरूरत से ज्यादा होशियार हो गए हैं, इसलिए हमारे लिए अब यह खतरनाक है। फिर आओ यहां से चलें। अब कहाँ चलोगे? वहां जहां ये खूनी बला मौजूद ना हो। खूनी बला तो हम खुद हैं, नासिर ने अफसोस भरे लहजे में कहा। ड्रैकुला हंसने लगा। तब भी ये बस्ती हमारे लिए बेकार है। अब यहाँ के लोग होशियार हो गए हैं और अब हमें यहाँ किसी का खून पीने का मौका नहीं मिलेगा। नासिर अजीब से लहजे में बोला। हाँ भाई, खून तैयार हो जाओ। अब किसी ऐसी बस्ती में चलेंगे जहाँ के लोग इस बात से वाकिफ ना हो। वहां हमारा खूब काम बनेगा। नासिर ने कोई जवाब ना दिया। ड्रैकुला उसे साथ लेकर चल पड़ा। शाम के वक्त उसने बस्ती छोड़ दी। वो दोनों बस्ती से निकलकर एक सुनसान पगडंडी पर चल पड़े। सच कहना नासिर, रात को खून पीकर मजा नहीं आया। मेरा ख्याल है तुम्हारे बदन की सारी कमजोरी दूर हो गई होगी। रास्ते में ड्रैकुला ने कहा, हाँ, लेकिन इंसानों का खून करना अच्छी बात नहीं है। हम खून कहाँ करते हैं तो और क्या करते हैं? हम तो खून पीते हैं, ये तो हमारी गिजा है। ड्रैकुला ने कहा और हंस पड़ा, लेकिन नासिर के चेहरे पर हंसी नहीं आई। उसे अल्लाह रखा और उसकी बेटी याद आ रहे थे। उसे उन दोनों की मौत का बहुत अफसोस था। क्या बात है नासिर, तुम खामोश हो? कोई बात नहीं मिस्टर ड्रैकुला, नासिर ठंडी सांस लेकर बोला। दोनों सफर करते रहे। सुनसान जंगल शुरू हो गए थे, जहां आदमी ना आदमजाद। बस चारों तरफ दरख्त झूम रहे थे। कोई नजर आए तो उससे किसी बस्ती का पता पूछें। थोड़ी देर के बाद ड्रैकुला ने कहा, दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती। हाँ, हालांकि हम काफी सफर कर चुके हैं। वो देखो नासिर, वो दो साए नजर आ रही हैं। क्या वो इंसान है? हाँ, 100%। तुम्हें अंदाजा नहीं होता? नहीं, मुझे तो वो सिर्फ साए नजर आते हैं। अभी कच्चे हो। दो चार इंसानों का खून पियोगे तो निगाह भी तेज हो जाएगी। आओ जरा उन लोगों को देखें कौन है। ड्रैकुला ने रफ्तार तेज कर दी। नासिर भी उसके साथ तेज तेज कदम बढ़ाता चल दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो उन दोनों आदमियों के पास पहुंच गए जो आराम से सफर कर रहे थे। दोनों उन्हें देखकर ठिठक गए। दोनों तंदुरुस्त और ताकतवर इंसान थे। लंबे तड़ंगे कद, मजबूत हाथ पांव। हम दोनों मुसाफिर हैं भाई, ड्रैकुला ने कहा। कहाँ जा रहे हो? दोनों आदमियों में से एक ने पूछा। किसी बस्ती की तलाश में। तुम किसी बस्ती के बारे में नहीं जानते? नहीं, बस्ती तो यहां से बहुत दूर है। तुम सुबह तक वहां पहुंचोगे। तुम सिर्फ हमें रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। मगर रास्ते में जंगली दरिंदे बहुत मिलते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ड्रैकुला ने पूछा। जा तो हम भी बस्ती नहीं हैं, लेकिन हम रात में सफर नहीं करेंगे। यहां से 2 मील दूर एक डाक बंगला है। हम रात को वहां रहेंगे और सुबह को सफर करके बस्ती पहुंच जाएंगे। उन दोनों में से उसी शख्स ने कहा जो अब तक ड्रैकुला से बात करता रहा था। तो क्या भाई उस डाक बंगले में हमारे लिए कोई जगह नहीं निकल सकेगी? ड्रैकुला बोला। क्यों नहीं? डाक बंगला तो बहुत बड़ा है। तुम ही क्या, वहां तो 100 आदमी रह सकते हैं, उस शख्स ने कहा। नासिर ड्रैकुला की इस हरकत के बारे में बखूबी समझ गया। ड्रैकुला मासूम बनकर उन लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वो बेचारे खुद ही मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे थे। ड्रैकुला उनके साथ चल पड़ा। उसे आज रात का शिकार मिल चुका था। 2 मील का फासला वो लोग बातें करते हुए तय करते रहे।
रात खूब गहरी हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्हें डाक बंगला नजर आ गया। पुरानी इमारत थी। डाक बंगला इस वीरान जंगल में बड़ा अजीब नजर आ रहा था, लेकिन नासिर जानता था कि ऐसी जगहें तो ड्रैकुला के काम के लिए और भी बेहतर होती हैं। दोनों मुसाफिर उन्हें डाक बंगले के अंदर ले गए। वो शायद उस डाक बंगले से बखूबी वाकिफ मालूम होते थे। उन्होंने नासिर और ड्रैकुला को एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया और कहने लगे, तुम यहां रुको, मैं रोशनी का इंतजाम करता हूं। ड्रैकुला ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद वो शख्स मिट्टी के तेल का एक चिराग ले आया। उसने ये चिराग जलाकर कमरे में रख दिया। चिराग की धुंधली रोशनी में नासिर ने कमरे का माहौल देखा। एक कोने में 2 चारपाइयां रखी हुई थी। एक तपाई रखी हुई थी जिस पर पानी से भरा हुआ मटका मौजूद था। दाखिल होने का एक ही दरवाजा था जो लोहे का था। उसमें मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। दोनों मुसाफिरों ने उन दोनों को उस कमरे में छोड़ने के बाद कहा, तुम दोनों आराम से इस कमरे में रहो, हम दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अच्छी बात है, ड्रैकुला ने जवाब दिया। वो दोनों बाहर निकले और उन्होंने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे उन लोगों ने एक और हरकत की। उनमें से एक ने फुर्ती से लोहे के दरवाजे पर मोटा सा ताला लगा दिया। ड्रैकुला ताज्जुब से उनकी सूरत देख रहा था। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ताला लगा रही हैं ताकि तुम लोग आराम से सो जाओ, उन दोनों ने हंसते हुए कहा। और नासिर हैरान रह गया। ये क्या किस्सा है? ये क्या चक्कर है? उसने दिल ही दिल में सोचा। वह दोनों आदमी हंसते हुए चले गए थे। जब वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए तो ड्रैकुला ने नासिर की तरफ देखा और बेख्तियार हंस पड़ा। उसका कहकहा बेहद भयानक था। क्यों मिस्टर ड्रैकुला, आप हंस क्यों रहे हैं? कमाल हो गया भाई नासिर, कमाल हो गया, ड्रैकुला ने हंसते हुए कहा। मगर मुझे तो कोई कमाल नजर नहीं आ रहा। ये दोनों आदमी हमें बंद करके क्यों चले गए हैं? मुमकिन है ये भी ड्रैकुला हूं और हमारा खून पीना चाहते हूं, ड्रैकुला ने हंसते हुए कहा। अब इतने सारे ड्रैकुला भी नहीं हो सकते। मैं तो उनकी इस बात पर हैरान रह गया हूं, मगर मैंने उनके बारे में अंदाजा लगा लिया है, ड्रैकुला ने कहा। क्या अंदाजा है आपका मिस्टर ड्रैकुला? मुझे यकीन है कि ये दोनों डाकू हैं। डाकू? नासिर चौंक कर बोला। हाँ, 100% डाकू। लेकिन कैसे? भाई, हमें बंद करने का मतलब यही हो सकता है कि ये हमें लूटना चाहते हैं। कहीं ये इमाम बख्श के साथी ना हो? नहीं, इमाम बख्श के साथी इस तरह जंगलों या रास्तों में लूटमार नहीं करते होंगे। वो तो एक बाकायदा डाकू है, बस्तियों में डाके डालता है। ये लोग शायद ठग हैं जो ऐसे ही मुसाफिरों को बहकाकर इस डाक बंगले में ले आते हैं और फिर उन्हें लूटकर या तो कत्ल कर देते हैं या छोड़ देते होंगे। भला कोई इनका क्या बिगाड़ सकता है, ड्रैकुला ने कहा। मगर हमारे पास से क्या लूटेंगे ये? जो कुछ भी मिल जाए। मुमकिन है ये हमारे कपड़े भी उतरवाने की कोशिश करें। यह तो बहुत बुरा हुआ मिस्टर ड्रैकुला, नासिर बोला। ड्रैकुला फिर हंसने लगा। हाँ, बुरा हुआ, लेकिन उनके हक में। क्या मतलब? मतलब यह कि नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा, ड्रैकुला ने जवाब दिया। और नासिर ड्रैकुला की आंखों में देखने लगा। दूसरे लम्हे उसे यकीन हो गया कि वह सच ही कह रहा है। वाकई इन लोगों ने खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी। वक्त गुजरने लगा। ड्रैकुला एक चारपाई पर नीम दराज हो गया था। नासिर दूसरी चारपाई पर जा बैठा। काफी देर गुजर गई। फिर उन्हें लोहे के दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ आहटें सुनाई दी। वो दोनों वापस आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद वो उनके सामने पहुंच गई। दोनों के हाथों में पिस्तौल नजर आ रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ दोस्तों, बस्ती तो तुम जाओगे ही, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि हम तुम्हें इसीलिए यहां लाए हैं। अपना सारा मालो असबाब हमारे हवाले कर दो, वरना गोली मारकर तुम्हें हलाक कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? ड्रैकुला ने खौफजदा होने की अदाकारी की। जो कुछ कह रहे हैं सच ही कह रहे हैं। तुम लोग जल्दी से अपनी जेबें खाली कर दो। ड्रैकुला ने नासिर की तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस भरकर बोला, चलो भाई नासिर, जो कुछ हमारे पास है वो हम इन्हें दे दें। ड्रैकुला ने कहा और फिर अपनी जेब से बहुत सारे नोट निकालकर सलाखों के पास पहुंच गई। शायद पिस्तौल की वजह से वो उनसे कोई एतराज नहीं करना चाहता था। डाकू ने नोट ले लिए और हंसने लगे। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास, एक डाकू बोला। नहीं, अब कुछ नहीं है। झूठ बोलोगे तो गोली मार देंगे। तुम लोग तलाशी ले लो हमारी, ड्रैकुला मासूमियत से बोला। डाकू नोट देखने लगे। फिर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, सुबह होने दो, हम तुम्हारी तलाशी दिन की रोशनी में लेंगे। दोनों डाकू चले गए। आपका ख्याल ठीक था मिस्टर ड्रैकुला, वो वाकई डाकू थे, नासिर ने सहमी हुई आवाज में कहा। हाँ, मैंने अंदाजा लगा लिया था, लेकिन आपने तो उनसे हार मान ली। क्यों? आप उनका मुकाबला कर सकते थे। अरे नहीं नहीं, आखिरी डाका था ये उनका। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, ड्रैकुला ने हंसते हुए कहा। आखिरी डाका? हाँ, मैं नहीं समझा। उन बेचारों को दूसरी सुबह देखना कहाँ नसीब होगी। जो कुछ वो ले गए हैं वो वापस हमारी जेब में आ जाएगा। ओह, तो आप? हाँ, नासिर ताजुब है, तुम अभी तक पूरे ड्रैकुला नहीं बने। हालांकि मैंने तुम्हें ड्रैकुला 2 बनाने की कोशिश की है। तो आप उनका खून पिएंगे? हाँ, वो बहुत तंदुरुस्त हैं। देखते नहीं उन्हें, खून से भरे पड़े हैं। पेट भरकर खून मिलेगा आज।
लेकिन वो बहुत ताकतवर मालूम होते हैं। होने दो, उनके पास पिस्तौल भी हैं। उनके पिस्तौल मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? गोली मेरे बदन पर असर नहीं करती। मैंने तुम्हारी वजह से एहतियात की है, वरना मैं तो उसी वक्त उन्हें पकड़ सकता था। नासिर खामोश हो गया। उसके दिल की कैफियत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बहरहाल वो खामोश हो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। डाक बंगले के सेन में चांदनी फैल गई। मिट्टी के तेल का लैंप हल्की सी रोशनी इस कमरे में भी फैला रहा था। दोनों अपने बिस्तरों पर लेटे हुए थे और खामोश थे। फिर रात का एक पहर गुजर गया तो ड्रैकुला ने नासिर को आवाज दी। नासिर, सो गए क्या? नहीं। उठो भाई, काम का वक्त हो गया है। मिस्टर ड्रैकुला, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? खून नहीं पियोगे? ताजा ताजा सुरख खून। उठो, खून हमें आवाज दे रहा है। उठो नासिर, वक्त मत जाया करो। ड्रैकुला के लहजे में ऐसी सख्ती थी कि नासिर उठ गया। दरवाजे में तो ताला लगा हुआ है। ताला? ड्रैकुला हंस पड़ा। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसकी सलाखें पकड़ी और दूसरे लम्हे उसने एक झटका दिया तो दरवाजा उखड़कर उसके हाथ में आ गया। उसकी बेपनाह ताकत देखकर नासिर हैरान रह गया। ड्रैकुला ने दरवाजा एक तरफ डाल दिया और फिर नासिर के साथ बाहर निकल आया। यूं लगता था जैसे वह अंधेरे में भी दिन की रोशनी की तरह ही देख सकता हो। वो बड़े इत्मीनान से एक सिमत बढ़ रहा था। कहाँ हैं वो लोग? उस तरफ दूसरे कमरे में। आपको कैसे मालूम? खून की बू आ रही है, ड्रैकुला ने जवाब दिया। नासिर खामोश हो गया। ड्रैकुला का अंदाजा दुरुस्त था। उसने एक कमरे में रोशनी देखी। दोनों डाकू मजे से पांव फैलाकर सो रहे थे। उस कमरे के दरवाजे पर भी वैसी ही सलाखें लगी हुई थीं। ड्रैकुला ने हाथ डालकर अंदर की कुंडी खोली, फिर नासिर के साथ अंदर दाखिल हो गया। डाकुओं के खराटे उभर रहे थे। सबसे पहले ड्रैकुला ने उन दोनों के पिस्तौल उठाए जो उनके सरहाने रखे हुए थे और उन्हें कमरे से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उसने उनके जोरदार ठोकरें मारी। दोनों डाकू ठोकरों की चोट से बिलबिलाकर उठ गए। उन दोनों को देखकर वो चौंक पड़े। तुम आजाद कैसे हो गए? ड्रैकुला ने कहकहा लगाया और वो लोग उसकी शक्ल देखकर दहशत से सफेद पड़ गए। ड्रैकुला के दांत बाहर निकल आए। नासिर ने भी अपने अंदर तब्दीली महसूस की। उसका दिल भी एकदम खून पीने को चाहने लगा। उसने अपने 2 दांत बाहर आते महसूस किए। दोनों डाकू फटी फटी आंखों से ड्रैकुला 1 और ड्रैकुला 2 को देख रहे थे। ड्रैकुला ने उन पर झपटा मारा और वो दोनों गर्दन कटे हुए बकरे की तरह चीख पड़े। लेकिन ड्रैकुला के खौफनाक घुन से उनके जबड़ों पर पड़े और दोनों नीचे जा गिरे। दूसरे लम्हे ड्रैकुला किसी खूंखार दरिंदे की तरह उनमें से एक पर टूट पड़ा। उसने अपने दोनों लंबे दांत उनकी गर्दन में पैवस्त कर दिए। नासिर को भी ये देखकर ना जाने क्या हुआ, वो दूसरे आदमी पर टूट पड़ा। वो दोनों जिद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तो नासिर भी बहुत ताकतवर हो गया था। उसके लंबे और बारीक दांत दूसरे डाकू की गर्दन में घुसे हुए थे और वो उसके बदन से खून खींच रहा था। थोड़ी देर के बाद उनकी जिद्दोजहद खत्म हो गई। अब वो साकित पड़े हुए थे। ये दोनों मजे से उनका खून पी रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों डाकुओं का सारा खून खत्म हो गया और उनके खून का आखिरी कतरा भी पीने के बाद वो दोनों उनकी गर्दनों से हट गए। मजा आया नासिर? बहुत। नासिर ने शराबियों के से अंदाज में कहा। आओ अब आराम करें। डाकू थे और हमें लूटना चाहते थे। ठहरो, मैं इनकी जेब से लूट की रकम निकाल लूं। ड्रैकुला ने कहा और झुककर डाकुओं की जेबें टटोलने लगा जो अब मुर्दा थे। उसने सारे नोट निकाले और उन्हें अपनी जेब में रखकर वापस पलट पड़ा। नासिर की कैफियत शराबियों जैसी हो रही थी। उस वक्त उसे कोई एहसास नहीं था। खून के नशे में बदमस्त वो दोनों कमरे में आ गए। मुझे नींद आ रही है, नासिर भारी लहजे में बोला और ड्रैकुला हंसने लगा। सो जाओ, आराम से सो जाओ। खून का मजा ऐसा ही नशा देता है। सो जाओ मेरे दोस्त। जब तक ड्रैकुला के साथ हो ऐसे ही ऐश करते रहोगे, ड्रैकुला ने कहा और नासिर अपने पलंग पर गिरकर गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह उस वक्त नासिर की आंख खुली। जब सूरज काफी चढ़ चुका था, उसने बराबर के पलंग पर देखा तो ड्रैकुला वहां मौजूद नहीं था। वो चौंक कर उठ गया। उसे याद भी न रहा कि ये कौन सी जगह है, वो यहाँ क्या कर रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे सब याद आ गया। उसे याद आ गया कि रात को उसने क्या किया था और दूसरे लम्हे उसका दिल धक से होकर रह गया। रात को फिर उसने एक इंसानी जिंदगी खत्म कर दी। ड्रैकुला तो खैर इस खून रेजी का आदी था, लेकिन नासिर का ज़मीर उसे मुलामत करने लगा। क्या हो गया था मुझे रात को? मैं अगर चाहता तो ड्रैकुला को मना कर सकता था। उससे ये कह सकता था कि उसका जो दिल चाहे वो करता रहे, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। लेकिन खून देखकर मेरी जुबान बंद हो गई और मेरा दिल बेख्तियार चाहने लगा कि मैं भी खून पीऊं। यह तो इंसानों का काम नहीं। इंसानी खून तो जंगली दरिंदे और जानवर पीते हैं। मुझे ये लत क्यों पड़ गई? नासिर का दिल बुरी तरह उसे मुलामत करने लगा। वो अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया। ये ड्रैकुला उसे छोड़कर कहाँ चला गया? क्या वो उसे छोड़कर कहीं और चला गया? वैसे ये बात मुमकिन तो नहीं थी। बाहर आया तो उसने डाक बंगले के सेन में ड्रैकुला को देखा। वो ना जाने वहां क्या कर रहा था। नासिर के कदमों की आहट पाकर वो पलटा। उस वक्त उसका चेहरा ठीक ठाक था।
कोई भी ये नहीं कह सकता था कि यह आदमी इस कदर हौलनाक किस्म का खूनी हो सकता है। उसने नासिर की शक्ल देखी और हंसता हुआ बोला, वाह नासिर, अब तो तुम्हारा चेहरा चुकंदर की तरह सुर्ख हो रहा है। खूब पेट भरकर खून पिया तुमने रात को। नासिर ने कोई जवाब ना दिया। ड्रैकुला खुद ही बोला, मैंने उन दोनों की लाशें कमरे में डालकर बंद कर दी हैं। चलो अब यहां से चलते हैं। हमें उस बस्ती को तलाश करना होगा जिसके बारे में इन लोगों ने हमें बताया था। नासिर ने गर्दन हिला दी। वो खामोशी से ड्रैकुला के साथ सफर करता रहा। बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा उन्हें, और इसके बाद वो एक बस्ती में दाखिल हो गई। ये बस्ती भी पहली ही बस्ती की तरह कुशादा थी। छोटे मोटे कच्चे पक्के मकानात चारों तरफ बने हुए थे, लेकिन इस बस्ती में उन्हें कोई होटल या सराय नहीं मिली। वह चारों तरफ मारे मारे फिरते रहे और इस तरह खासी दोपहर हो गई। तब ड्रैकुला ने थके हुए लहजे में कहा, यह तो बड़ी परेशानी की बात है। इस बस्ती में कोई जगह नहीं है। यूं लगता है हमें वीरानों में रहना पड़ेगा। वीरानों में? नासिर ने ताज्जुब से कहा, हाँ तो क्या हुआ, हमारे लिए बस्ती और वीराना एक सा ही है। बस हमें तो ऐसी जगह पसंद है जहां इंसान बसते हों। यहाँ कोई कब्रिस्तान भी होगा। बेहतर यह होगा नासिर कि हम कब्रिस्तान ही में रहें, ड्रैकुला ने कहा। उसी वक्त उसे एक आदमी नजर आया। सीधा साधा देहाती सा आदमी था। ड्रैकुला ने उसे इशारा करके अपने नजदीक बुलाया और वो आदमी ड्रैकुला के करीब पहुंच गया। बाबा जी, यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह है? कोई सराय या होटल वगैरह? नहीं भाई, यहाँ तो कोई ऐसी जगह नहीं। तुम क्या बाहर से आए हुए हो? हाँ बाबा जी, हम मुसाफिर हैं, ड्रैकुला ने जवाब दिया। यहाँ किसी से जान पहचान नहीं है? नहीं बाबा जी। तो आओ भाइयों, मेरा घर हाजिर है। मेहमान तो खुदा की नेमत होते हैं। तुम्हारी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों उसके साथ चल पड़े। देहातियों ने एक बड़े से लेकिन कच्चे मकान में ले गया। सामने ही एक अहाता था जिसमें 2 भैंसें बंधी हुई थीं। एक ऊंचा सा दरख्त था। मकान के एक कमरे में देहाती ने उन्हें ठहरा दिया। मैं पानी लाता हूं, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, इसके बाद मैं खाना लाता हूं तुम्हारे लिए, देहाती ने कहा। उसके जाने के बाद नासिर ने कहा, बेचारा कितना अच्छा इंसान है। हम भी तो बुरे लोग नहीं हैं, ड्रैकुला बोला, और नासिर को एक अजीब सा एहसास होने लगा। देहाती उनके लिए पानी लाया और उन्होंने मुंह हाथ धोया। फिर वो बेचारा उनके लिए खाना भी ले आया, और जब तक वो दोनों खाना खाते रहे उन्हें पंखा चलता रहा। इस दौरान उसने बताया कि मेरा नाम रमजान है बाबूजी, यहाँ मेरी बीवी रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरे बेटे का नाम अनवर है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बाबा जी। आपका बेटा कितना बड़ा है? पूरे 17 साल का हो गया है। वो स्कूल गया हुआ है। यहाँ स्कूल है? नासिर ने पूछा। हाँ है। एक स्कूल है, एक पुलिस चौकी है। यहाँ पुलिस चौकी भी है? मियाँ जी, डाकू इमाम बख्श ने बस्तियों में तबाही मचा रखी है। पुलिस चौकी पहले नहीं थी, बस उसकी वजह से बनी है। डाकू इमाम बख्श का नाम सुनकर नासिर चौंक पड़ा। फिर बोला, डाकू इमाम बख्श ने इस बस्ती में कभी डाका डाला है? नहीं, लेकिन आसपास की सारी बस्तियां लूट चुका है वो। इसका मतलब है कि वो इसी इलाके में कहीं रहता है। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है। अगर मालूम हो तो लोग उसे जिंदा न छोड़ें। नासिर खामोश हो गया। उसके जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। दोपहर को रमजान का बेटा अनवर वापस आ गया। नासिर के दिल में उसे देखकर एक खूक सी उठी। शाम को वो बस्ती की सैर करने लगे। रमजान ने अपने बेटे अनवर को उनके साथ भेज दिया। बस्ती खूब अच्छी और सरसब्ज थी। रास्ते में नासिर अनवर से बातें करता रहा। अनवर ने उसे बताया कि वो 8वीं क्लास में पढ़ता है और अपने बाप का हाथ पटाता है। उसका बाप जमीन में हल चलाता है और वो भैंसों का दूध बेचते हैं। नासिर की उससे खूब दोस्ती हो गई, लेकिन ड्रैकुला इस दोस्ती को देखकर मुस्कुरा रहा था। रात हुई तो वह वापस आ गई। खाना वगैरह खाया और आराम करने लेट गई। ड्रैकुला की आवाज उभरी, नासिर, तुम्हारा दोस्त कैसा है? अनवर? हाँ, अच्छा लड़का है, मेरी तरह स्कूल में पढ़ता है, नासिर ने जवाब दिया। तंदुरुस्त भी खूब है। नासिर चौंक पड़ा। आज रात हम इन दोनों बाप बेटों का खून पिएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता मिस्टर ड्रैकुला, नासिर चीख पड़ा। क्या मतलब? हम इन दोनों को हलाक नहीं करेंगे। क्या बकवास करते हो? नहीं मिस्टर ड्रैकुला, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। यहाँ पुलिस चौकी भी मौजूद है। मैं पुलिस को आपके बारे में इतला दे दूंगा। ड्रैकुला उसकी आंखों में देखने लगा। मेरे एहसानों का ये सिला दोगे मुझे? मैं इन दोनों की मौत नहीं चाहता। जहन्नुम में जाओ। मरने लगोगे तो खुद खून की तलाश में फिरोगे, मुझे क्या। मगर सुनो, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। लेकिन मिस्टर ड्रैकुला, ठीक है, तुम अगर अनवर का खून नहीं पीना चाहते तो ना पियो। मैं अपना काम कहीं और से कर लूंगा। आप भी ऐसा ना करें मिस्टर ड्रैकुला। बकवास मत करो, तुम एहसान फरामोश हो। ये बात नहीं है मिस्टर ड्रैकुला, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप ये काम छोड़ दें। बस बस, मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ड्रैकुला 2 ना बन गए होते तो मैं तुम्हारा ही खून पी लेता, लेकिन अफसोस, अब तुम्हारे बदन में गंदा खून है। उसे पीकर मेरा पेट खराब हो जाएगा। नासिर ने कोई जवाब नहीं दिया। रात गहरी हो गई। नासिर जाग रहा था। उसने महसूस किया कि ड्रैकुला सो गया है।
ना जाने कब तक वो जागता रहा, फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन उस वक्त उसकी आंख खुली जब अनवर जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा पीट रहा था। नासिर ने उठकर दरवाजा खोला। नासिर का चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। नासिर, मेरे बाबा, उसने रोते हुए कहा। क्या हुआ? नासिर ने पूछा। वो मर गए। ना जाने क्या हो गया उन्हें। ओह। नासिर ने चौंक कर ड्रैकुला को देखा। ड्रैकुला मुस्कुरा रहा था। नासिर अनवर के साथ बाहर निकल आया। बाहर सेन में अनवर के बाप की लाश रखी हुई थी। उसके बदन में खून का एक कतरा भी नहीं था। लोग उसके गिर्द जमा तरह तरह की बातें कर रहे थे। तन्हाई मिलते ही नासिर ने ड्रैकुला से कहा, तो तुमने अपने मोहसिन को खत्म कर दिया? मोहसिन? ड्रैकुला ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, मोहसिन। क्या तुम उसे मोहसिन ना कहोगे? तपती हुई धूप में उसने हमें अपने घर के साइबान के नीचे पनाह दी और कितनी खिदमत की थी हमारी। कितने प्यार से वो हमें यहां लेकर आया था। देखो नासिर, मैं इन फजूल बातों पर तवज्जो नहीं देता। मैं जिंदा इस तरह रह सकता हूं कि खून पीता रहूं, और अब तुम्हारा भी यही हाल है। अगर तुम ख्वामखा शरीफ और नेक बनने की कोशिश करोगे तो एक दिन एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। मुझे ये मौत पसंद है मिस्टर ड्रैकुला, मगर मैं अपने जैसे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जहन्नुम में जाओ, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जिंदा ही क्यों रहने दिया। बाहर तौर आपने मेरे ऊपर जो एहसानात किए हैं उनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तो क्या पुलिस को मेरे बारे में इतला दे दोगे? ये भी नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन आइंदा इस गंदे काम में मैं आपका शरीक नहीं हो सकता। तुम्हारी मर्जी है। अगर ये बात है नासिर, तो मेरा ख्याल है अब हम दोनों को भी साथ नहीं रहना चाहिए। मैं क्या कह सकता हूँ? नासिर ने जवाब दिया। ड्रैकुला थोड़ी देर तक वहां रहा और फिर नासिर को घूरता हुआ बाहर निकल आया। अनवर पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। वो बाप की मौत से बेहद निढाल था। सब्र करो अनवर, जो कुछ हो चुका वो हो चुका। हम रमजान बाबा को वापस नहीं ला सकते, तुम्हें सब्र करना चाहिए। नासिर भैया, बाबा मेरा तन्हा सहारा थे। मैं उनके साथ खेतों पर काम करता था, भैंसों का दूध निकालता था, सारे काम करता था मैं उनके साथ। वो कहते थे कि अनवर मेरा सहारा है, लेकिन अब मेरा सहारा कौन रहा है? मुझे बताओ नासिर भैया। अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगा? कैसे पढ़ूंगा लिखूंगा मैं? मेरी माँ की खबरगिरी कौन करेगा? अब तो मैं तनहा रह गया हूँ मेरे बाबा। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगा। नासिर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो खुद भी तो इसी कर्ब का शिकार था। लोग आते जाते रहे। थोड़ी देर के बाद रमजान बाबा की तदफीन का इंतजाम किया जाने लगा। नासिर खुद भी कब्रिस्तान तक उनके साथ गया। वो जानता था कि रमजान बाबा का कातिल कौन है, लेकिन वो किसी को भी बता नहीं सकता था। कब्रिस्तान से वापसी के बाद नासिर ने अनवर को और उसकी मां को सहारा देते हुए कहा, माँ जी, आपका अनवर तन्हा नहीं है, मैं उसके साथ हूं। मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं रमजान बाबा की जिम्मेदारियां संभाल लूंगा। मैं खेतों में हल चलाऊंगा, भैंसों का दूध निकालूंगा और अनवर पढ़ने जाएगा। माँ जी, आप इसके एवज बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करें। मैं इस घर की खिदमत करके अपने गुनाहों का कुफ्फारा अदा करूंगा। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने नासिर की बात पर तवज्जो नहीं दी, वरना गुनाहों के कुफ्फारे वाली बात पर लोग अगर तवज्जो करते तो उन्हें शदीद हैरत होती। वक्त गुजरता रहा। अनवर और उसकी मां रोते रहते थे। पास पड़ोस के लोग उन्हें तसल्लियां देते रहते। तसल्लियां देने के अलावा कोई क्या कर सकता था? फिर नासिर को नींद आने लगी। अनवर और उसकी मां भी थक कर सो गई। बेचारे रोते रहे थे। बड़ी मुश्किल से पास पड़ोस के लोगों ने उन्हें कुछ खिलाया पिलाया। रात को नासिर अपने कमरे में लेटा इन हालात के बारे में गौर करता रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर जब चांद ने बादलों की ओर से सर उभारा तो उसे एक मखसूस आहट सुनाई दी। वह चौंक कर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसका अंदाज दुरुस्त ही था। ड्रैकुला अपने मखसूस लिबास और मनहूस चेहरे के साथ उसके सामने मौजूद था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने आ गया। नासिर उठकर पलंग पर बैठ गया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? ड्रैकुला ने पूछा। मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर ड्रैकुला। मैं तहैया कर चुका हूं कि अब तुम्हारा साथ तुम्हारे घिनौने कामों में शरीक नहीं होऊंगा। मर जाओगे नासिर, एक दिन एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। मुझे कोई परवाह नहीं है मिस्टर ड्रैकुला। सोच लो नासिर, तुम्हारे खून में मेरे खून के जरासीम सरायत कर चुके हैं। खून पिए बगैर तुम्हारी जिंदगी नामुमकिन है। तुम्हें बहालत मजबूरी ये सब कुछ करना होगा। हाँ, अगर तुम मौत ही को गले लगाना चाहो तो दूसरी बात है। कुछ भी हो, मैं जिंदगी देना पसंद करूंगा। किसी की जिंदगी लेना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, बिल्कुल आखिरी। सोच लो। ड्रैकुला फुंकारा। हाँ, मैं अच्छी तरह सोच चुका हूं। तब फिर एक बात गौर से सुन लो। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो फिर मैं तुम्हारा बदतरीन दुश्मन हूंगा, और तुम जानते हो मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, मैं किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मिस्टर ड्रैकुला, मेरी ख्वाहिश है कि आप यहां से चले जाएं। यह तुम्हारी ख्वाहिश है ना? लेकिन नासिर, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती।
और मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं मान सकता, ड्रैकुला ने कहा और मुड़कर वापस निकल गया। नासिर परेशान को निगाहों से उसे जाता देख रहा था। उसके जाने के बाद नासिर ने सोचा, यह शख्स बस्ती वालों के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? 2-3 दिन गुजर गए। नासिर अनवर और उसकी मां के साथ रह रहा था। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि बस्ती में एक और मौत हो गई। नासिर को खेतों पर यह बात मालूम हुई। अरे सुना तुमने नासिर भैया, शरफू चाचा भी उसी बीमारी का शिकार हो गए। उनके बदन का सारा खून गायब हो गया और वह मर गए। ओह, नासिर साकित रह गया। ड्रैकुला के अलावा और किसकी हरकत हो सकती थी ये? यकीनन ड्रैकुला ने एक और शिकार कर लिया था। इसका मतलब है कि वो बस्ती में ही मौजूद है। उस शैतान से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, नासिर सोचता रहा। वैसे हालत उसकी भी खराब थी। खूब गिजाएं खाता था, दूध पीता था, लेकिन अंदर यूं महसूस होता जैसे पेट खाली हो। वो जानता था कि ये पेट किस तरह भर सकता है, लेकिन अब वो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा था। एक दिन दोपहर को उस वक्त जब वो तरकारियों के खेत पर काम कर रहा था, एक और किसान उसके पास आ बैठा। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। किसान ने कहा, नासिर भैया, ये दरख्त कितना घना है। हाँ है तो। तुम मेरे खेतों को देखते रहना, मैं थोड़ी देर सो जाऊं। सो जाओ। और किसान सो गया। नासिर क्यारियों से फालतू घास उखाड़ने लगा। घास उखाड़ते उखाड़ते अचानक उसकी निगाह सोते हुए किसान पर पड़ी और उसके हाथ रुक गए। किसान की गर्दन उसके सामने थी, शारग फूल पिचक रही थी। नासिर की हालत खराब होने लगी। खून की प्यास उभर आई। खुरपी उसके हाथ से गिर पड़ी और पेट ऐसे लग रहा था जैसे उसने महीनों से कुछ ना खाया पिया हो। उसकी शक्ल बदलने लगी। दोनों दांत बाहर निकल आए और फिर उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता किसान की तरफ बढ़ने लगे। वो उसके करीब पहुंच गया। गर्दन की रग उसके होशो हवास छीने ले रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता झुका। अभी उसके दांत किसान की गर्दन तक पहुंचे बिना थे कि उसकी निगाह में एक बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया। वो इस किसान की मां थी। रोती हुई औरत की आवाजें उभरी, हाय मेरा बेटा, हाय मैं किसके सहारे जीऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगी। नासिर के जहन को एक झटका सा लगा। वो एकदम संभल गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक और घर को उजाड़ रहा हूँ। अगर मुझे खून ना मिला तो ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाऊंगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए मरना भी इबादत है। नहीं नहीं, ये घिनौना काम मैं नहीं करूंगा। जिंदगी खुदा की अमानत है और खुदा की दी हुई जिंदगी छीनना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं ये गुनाह कभी ना करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। अगर मैं भी इसी तरह लोगों की जिंदगी छीनता रहूं तो मुझ में और डाकू इमाम बख्श में क्या फर्क रह जाएगा। मासूम किसान बेखबर सो रहा था। नासिर यहां से पलट गया, लेकिन उसके अंदर का इंसान जाग उठा था और इंसान कभी किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाते। उसने खुदा से दुआ मांगी, मेरे मालिक मुझे अपने इरादों पर अटल रख। 8वें दिन बस्ती में फिर एक इंसान उस पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गया। बेचारे लोग उसे कोई बीमारी ही समझते थे, लेकिन असलियत नासिर जानता था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन जब बस्ती से एक और नौजवान लड़के की लाश मिली तो नासिर खामोश न रह सका। वह सीधा उसके घर में पहुंच गया, जिस घर के लड़के का खून ड्रैकुला ने पी लिया था। गर्दन पर दांतों के सुराख साफ नजर आ रहे थे। नासिर ने उसे देखा और फिर वह बस्ती के एक पढ़े लिखे शख्स के पास पहुंच गया जो ताजियत के लिए आया हुआ था। जनाब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस आदमी ने चौंक कर नासिर को देखा और बोला, तुम कौन हो बेटे? मैं नासिर हूँ और रमजान चचा के खेतों पर काम करता हूँ। रमजान चचा भी इसी हादसे का शिकार हुए थे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मैंने सुना था तुम्हारे बारे में भी, बुजुर्ग ने जवाब दिया। फिर बोले, लेकिन तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जनाब, मैं आपको इस मौत के बारे में बताना चाहता हूँ, नासिर ने कहा। क्या? आप लोग और बस्ती के लोग इस हादसे को बीमारी समझते हैं ना? तो क्या ये बीमारी नहीं है? नहीं, फिर क्या है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा आइए मेरे साथ। चलो, उस शख्स ने कहा। आइए जरा इस लाश को देखिए, नासिर ने कहा और फिर वो साहब उस लाश पर झुक गए। हाँ देख रहा हूँ, तुम क्या दिखाना चाहते हो मुझे? ये 2 सुराख। सुराख? उन्होंने हैरत से नासिर को देखा। जी हाँ, जरा इसकी गर्दन को गौर से देखिए। उन साहब ने झुककर गौर से लाश को देखा और फिर ताज्जुब से नासिर को देखने लगे। हाँ, लेकिन ये सुराख कैसी हैं? इन्हीं सुराखों के जरिए इसका खून चूसा गया है। चूसा गया है? गोया किसी जानवर ने? जी नहीं, इंसान ने, नासिर ने जवाब दिया। और वो साहब चौंक कर इस तरह नासिर को देखने लगे जैसे नासिर का दिमाग खराब हो गया हो। ऐसे दांत भला किसी इंसान के हो सकते हैं? मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूँ। कैसे? इस वक्त नहीं, दोपहर को रमजान चचा के खेत पर आ जाइए, नासिर ने जवाब दिया। मियाँ लड़के, ऐसे वक्त भी तुम शरारत कर सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, हकीकत जानना चाहते हैं तो आज दोपहर को 1 बजे खेत पर आ जाइए, नासिर ने कहा और वहां से चला गया। आज वो ड्रैकुला को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फैसला कर चुका था।
दोपहर को वो साहब खेत पर पहुंच गए। नासिर उनका इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन इसके बावजूद मैं आ गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे झूठ की पोल तो खुलनी चाहिए। नहीं, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। अफसोस, आप अब तक मेरी बात को गलत समझ रही हैं। आप ये जानना चाहते थे कि इंसानों के ऐसे दांत नहीं होते। जाहिर है होते हैं, मुझे देखिए, नासिर ने कहा। और उसने अपने जहन में वो लम्हात याद किए जब उसका चेहरा इंसानी शारक के करीब होता था और उसके होंठ इंसानी खून में डूबे होते थे। उसके होंठ मुड़ गए, आंखें सुर्ख हो गईं, दांत बाहर निकल आए। उसने वहशियाना निगाहों से उन साहब को देखा। उनकी निगाह उस वक्त नासिर के चेहरे पर जमी हुई थी। दूसरे लम्हे उनके हलक से एक जोरदार चीख निकली और वह पलटकर भाग गई। नासिर उन्हें आवाज देता रह गया। फिर उनकी बदहवासी पर नासिर को हंसी आ गई। कहाँ तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे और अब हालत खराब हो गई थी। वो देर तक हंसता रहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके इस इकदाम से हालात क्या हो गए। काफी देर गुजर गई। सूरज ढलने को था कि उसे शोर सुनाई दिया। बेशुमार अफराद लाठियां बुलंद के इस तरफ आ रहे थे। क्या हुआ? कोई जंगली जानवर बस्ती में घुस आया है क्या? नासिर ने सोचा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया। वो सब उसके खेत को घेरे में ले रहे हैं। उसने उन लोगों के साथ पुलिस वालों को भी देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अचानक उसने उन्हीं साहब को देखा जिनसे उसकी बात हुई थी और जो उसकी शक्ल देखकर भाग गए थे। वो रहा, वो देखो, वो रहा। उन्होंने पुलिस वालों से कहा। चंद पुलिस वाले बंदूक के ताने नासिर की तरफ बढ़े। खबरदार, भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। आप मुझसे कह रही हैं? नासिर हैरत से बोला। मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। जलील कमीने, तूने इतने इंसानों का खून चूस लिया है। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक पुलिस वाले ने कहा। मारो, मार डालो, इसी जगह मार डालो। बस्ती के लोग शोर मचाने लगे। खबरदार, कोई इस पर हमला न करे, कानून खुद इसे सजा देगा, पुलिस अफसर ने कहा और बिखरे हुए लोगों को पीछे हटा दिया। सूरत-ए-हाल नासिर की समझ में आ गई। वो उसे कसूरवार समझ रहा था। उन साहब ने शायद सबको नासिर की कैफियत बता दी थी। लोगों ने भी समझा कि नासिर ही असल ड्रैकुला है। पुलिस ने नासिर को गिरफ्तार कर लिया। नासिर खामोश था। उसका दिल दुख रहा था। कैसे अफसोस की बात थी। उसने तो भलाई की, उन लोगों को इस खतरे से आगाह कर दिया, लेकिन इसके जवाब में उसे क्या मिला? पहले उसे चौधरी साहब के पास ले जाया गया। चौधरी गुलशेर खान बड़ी बड़ी मूंछों वाले लंबे चौड़े इंसान थे। उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नासिर को देखा। तो ये है वो लड़का? हाँ चौधरी साहब। तुम लोगों के पास इसका कोई सबूत है कि ये ड्रैकुला है? मैंने उसकी शक्ल अपनी आंखों से देखी है चौधरी साहब। बहुत अरसा कबल मैंने ड्रैकुला की एक फिल्म शहर में देखी थी। वो तो फिल्म थी, हाँ, मगर ड्रैकुला की कहानी तो सच्ची है। वो इतनी उम्र का लड़का था? नहीं, वो तो उम्र रसीदा आदमी था। तो फिर ये तो बच्चा है। वो ड्रैकुला 1 था, ये ड्रैकुला 2 हो सकता है। फिर भी पुलिस ऑफिसर साहब, मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए पूरी तहकीकात कर लेना। जब तक साबित ना हो जाए कि ये ड्रैकुला 2 है, इसे कोई सजा ना देना। आप इत्मीनान रखें चौधरी साहब, हम खुद किसी बेगुनाह को सजा नहीं देते। नासिर को थाने ले आया गया और उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। नासिर बेचारे को उसकी नेकी का ये सिला मिला। असल ड्रैकुला दंदनाता फिर रहा था और वो जिसने अपनी मौत गवारा कर ली थी और खून पीने से तौबा कर ली, बेगुनाह फंस गया। सारी रात नासिर लॉकअप में बंद रहा। दूसरे दिन दोपहर को उसे लॉकअप से निकालकर पुलिस अफसर के पास ले जाया गया। तो तुम इंसानों का खून पीते हो? नहीं जनाब। रमजान को किसने हलाक किया? मैंने नहीं किया। बस्ती में जो दूसरे आदमी हलाक हुए और उनका खून चूस लिया गया, उन्हें भी तुमने हलाक नहीं किया? नहीं। फिर शहाबुद्दीन साहब ने यह बात क्यों कही? मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि यह काम किसी दरिंदे का नहीं, एक इंसान का है। वो इंसान कौन है? ड्रैकुला। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इसी बस्ती में है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने उसे देखा था। कहाँ देखा था? जनाब, मैं उसके साथ रह चुका हूँ। उसने 2 बार मेरा खून भी पिया था। नासिर ने जवाब दिया। तुम्हारा? पुलिस ऑफिसर चौंक पड़ा। जी हाँ, मेरा। आप मेरी गर्दन पर यह निशान देख सकते हैं। नासिर ने अपनी गर्दन सामने कर दी। ऑफिसर उसके निशान देख रहा था। एक पुलिसमैन ने कहा, ऐसे ही 2 निशान मरने वाले की गर्दन पर भी थे जनाब। लेकिन तुम तो जिंदा हो, तुम कैसे बच गई? उसने मेरा सारा खून नहीं पिया था। तुम कब से इस बस्ती में रहते हो? ज्यादा दिन नहीं हुए। इससे पहले कहाँ रहते थे? ये नहीं बताऊंगा। मेरी कहानी से उन वाकयात का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं बताओगे? बस जनाब, ये मेरा अहद है। बकवास करते हो। पुलिस को धोखा देने के लिए तुमने ये निशान बनाए हैं। तुम खुद ड्रैकुला हो, समझे? तुमने उनका खून पिया है। अभी कोई बात नहीं बच्चू, जरा तहकीकात कर लूं तुम्हारे बारे में, फिर तुमसे तुम्हारी कहानी भी पूछ लूंगा। ले जाओ इसे, दोबारा लॉकअप में बंद कर दो। और नासिर को दोबारा बंद कर दिया गया। दूसरी रात आ गई। पुलिस ऑफिसर ने आज बस्ती जाकर नासिर के बारे में तहकीकात की।
लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसके बारे में कुछ और बातें भी मालूम हुई थी। चुनाचे दूसरे दिन पुलिस ऑफिसर ने उसे फिर तलब कर लिया। तुम्हारे साथ बस्ती में जो दूसरा शख्स आया था वो कौन था? ड्रैकुला। क्या? पुलिस ऑफिसर हैरत से बोला। हाँ, वो ड्रैकुला था। तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि उसने ही बाबा रमजान का खून पिया था। वो तुम्हारे साथ कैसे था? मुझे वीरानों में मिला था। लड़के देखो, मुझसे कोई बात मत छुपाओ। अगर तुमने तमाम बातें सच बता दी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नासिर एक लम्हे तक सोचता रहा। वो सोच रहा था कि अगर मैंने इन लोगों को सारी कहानी सुना दी तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, या फिर मुझे भी खूनी समझकर सजा देंगे। मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। उसे सजा से खौफ नहीं महसूस होता था, बल्कि वो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर उसे सजा हो गई तो वो अपने माँ बाप का इंतकाम नहीं ले सकेगा। मैं आपसे सच कह रहा हूँ जनाब, वो मुझे जंगल में मिला था। उसने मेरा भी खून पिया, लेकिन मैं बच गया, और फिर वो मुझे अपने साथ बस्ती ले आया। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। फिर तुमने ये बात क्यों बता दी? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि बस्ती के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। आप खुद सोचें, अगर मैंने खुद ही हरकत की होती तो किसी को अपने बारे में कुछ कैसे बताता? पुलिस ऑफिसर की समझ में ये बात आ गई, इसलिए वह सोच में डूब गया। फिर बोला, अच्छी बात है लड़के, मैं अब ड्रैकुला को तलाश करूंगा। अगर वो मिल गया तो तुम्हारी बात सच मानी जाएगी, वरना झूठ। नासिर ठंडी सांस लेकर रह गया। उसने इस बात पर पुलिस ऑफिसर से कुछ और नहीं कहा। कई दिन गुजर गए। नासिर बदस्तूर कैद में था, लेकिन ड्रैकुला को करार कहाँ मिलता। उसे तो खून की जरूरत रहती थी। एक रात बस्ती में एक और शख्स उसका शिकार हो गया। पुलिस को इतला मिली। लाश देखी गई, बिल्कुल वैसी ही लाश थी। पुलिस वहां पहुंच गई। लाश का मुआयना किया गया और फिर यह कहा गया कि नासिर ड्रैकुला नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने नासिर को लॉकअप से निकाल लिया। लड़के, तुम्हारे दोस्त ने एक और शख्स को हलाक कर दिया है। ड्रैकुला ने? हाँ, मैं ना कहता था कि उसे खून की जरूरत होती है। इस वारदात से तुम बेगुनाह साबित होते हो। खुदा का शुक्र है, नासिर ने जवाब दिया। तुम्हें इतने दिन लॉकअप में रखा गया, इसका हमें अफसोस है। अब तुम्हें रिहा किया जाता है। शुक्रिया, नासिर आहिस्ता से बोला। नासिर, तुम्हें मालूम है कि चोरों और खूनियों के साथ लॉकअप में क्या सलूक किया जाता है? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। मैं नहीं जानता जनाब। दिन रात उन पर मार पड़ती है, उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, तब कहीं जाकर वो अपने जुर्म का इकरार करती हैं। ओह, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया। जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता जनाब। इसलिए कि मैं तुम्हें बेगुनाह समझता था। तुम शक्ल से ही मुझे अच्छे लड़के लगते थे, लेकिन कानून सबके साथ यकसा होता है। जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता था। जी, नासिर आहिस्ता से बोला। तुमने कैद की ये तकलीफ इसलिए उठाई थी कि तुम लोगों को उससे आगाह करना चाहते थे? जी हाँ। तो फिर अब तुम पुलिस की मदद करो? मैं नहीं समझा जनाब। ड्रैकुला जैसे खौफनाक इंसान को सिर्फ तुम ही गिरफ्तार करा सकते हो। मैं उसे कैसे गिरफ्तार करा सकता हूँ? क्योंकि तुम उसे जानते हो। पुलिस अफसर ने कहा। वो आम लोगों में नहीं रहता। हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन तुम उसे तलाश करने में पुलिस की मदद करोगे। पुलिस के जवान हमेशा तुम्हारे आसपास रहेंगे। जब भी तुम उसे देखो पुलिस को इशारा कर देना। अगर तुम उसे गिरफ्तार कराने में कामयाब हो गए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मैं इनाम के लालच में नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए ये काम कर सकता हूँ। शुक्रिया नासिर, मुझे यकीन था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। पुलिस ऑफिसर बोला, और फिर वो नासिर को कुछ समझाने लगा। पुलिस के 4 जवान और एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो एक बहुत चुस्त और चालाक आदमी था जिसका नाम फिरोज था, नासिर के साथ कर दिए गए। नासिर को अब यह मुहिम बाकायदगी से दे दी गई। पुलिस ऑफिसर ने उस पर पूरा पूरा भरोसा किया। नासिर से गुफ्तगू करके उसने यही अंदाजा लगाया कि बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज़हीन और चालाक है। उसे यकीन हो चुका था कि नासिर इस वारदात में मुलविस नहीं है, और यकीनन उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। चुनाचे अब वो नासिर की तरफ से मुतमईन हो गया था। फिरोज और चारों सिपाही नासिर के साथ रात के सन्नाटे में बाहर निकल आए और एक सिमत चल पड़े। पीपल के एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वो लोग अपना आइंदा प्रोग्राम बनाने लगे। नासिर ने कहा, ड्रैकुला मेरे साथ काफी दिन रह चुका है। मैं उसकी फितरत और शख्सियत से वाकिफ हूँ। वो वीरानों में जिंदगी गुजारना पसंद करता है। जब हम इस बस्ती में आए थे तो उसने कहा था कि बेहतर यह है कि कब्रिस्तान में रिहाइश इख्तियार की जाए। वो वीरानों में जिंदगी गुजारना पसंद करता है। चुनाचे हमें यहाँ पुराने कब्रिस्तान में उसे तलाश करना चाहिए। फिरोज ने गर्दन हिला दी। वो सबके सब पुराने कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े। फिरोज ने नासिर को एक पिस्तौल भी दे दिया। ये पुलिस का पिस्तौल है नासिर, एहतियात से इस्तेमाल करना। क्या तुम्हें पिस्तौल इस्तेमाल करना आता है? कभी नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इसका तरीका बता दूं, बस मामूली सी बात है, फिरोज ने कहा, और नासिर को पिस्तौल के इस्तेमाल का तरीका समझा दिया। नासिर ने इत्मीनान से पिस्तौल अपने लिबास में रख लिया।
पुराने कब्रिस्तान में उन्होंने सारी रात गुजार दी, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां ड्रैकुला की मौजूदगी के इम्कानात हो सकते। जब सुबह का उजाला फूटा तो नासिर की निगाह एक तरफ उठ गई। काफी फासले पर एक बदनुमा सी इमारत नजर आ रही थी। उसने चौंक कर फिरोज की तरफ देखा और बोला, फिरोज अंकल, ये इमारत कैसी है? ये पुराने जमाने के बड़े अजीमो शान और हैबतनाक किले के खंडरात हैं। आपने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों? फिरोज ने चौंक कर पूछा। भाई, इस किले की मौजूदगी में भला ड्रैकुला कब्रिस्तान में खुले आसमान के नीचे क्यों रहना पसंद करता? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस किले में होगा? 100% इसके इम्कानात हैं। वो ऐसे ही वीरानों को पसंद करता है। तो फिर हम इस किले की जानिब चलते हैं। किले तक जाने का रास्ता बहुत दुश्वार गुजार था, लेकिन वो किसी न किसी तरह उसके नजदीक पहुंच गई। निहायत अजीमो शान और हैबतनाक किला था। उसकी दीवारें कदीम और पुरानी होने के बायस स्याह पड़ चुकी थी। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। बदनुमा खस्ता ईंटें झांक रही थी। किले के चारों तरफ एक वसी और रीस जंगल फैला हुआ था। वो उस जंगल की झाड़ियों से गुजरते हुए बिलाखिर किले में दाखिल हो गई। इतनी वसी और इस इमारत में उन लोगों का पता भी नहीं चल रहा था। दूर से ही किले को देखने से बदन में झुरझुरी सी नमूदार हो जाती। किले के आसार से तो यही नजर आता था कि इसमें बदरूहों के अलावा और कोई नहीं रहता होगा। सारा दिन उन्होंने इसी किले में गुजार दिया। फिर रात के तकरीबन 11-12 बज गए। हर तरफ फैले हुए दहशतनाक सन्नाटे ने माहौल को और हौलनाक बना दिया। अचानक एक आवाज उनके कानों में आई। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मध्यम सुरों में बाजा बजा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज बुलंद होने लगी। फिर उसमें इंसानी चीखें भी शामिल हो गईं। 2-2.5 घंटे तक ये आवाजें गूंजती रहीं और फिर बंद हो गईं। पुलिस वाले बुरी तरह बैठे हुए कांप रहे थे। उनकी हल्की हल्की आवाजें सुनी जा सकती थी। फिर उनमें से एक ने कहा, देख लिया, किले के भूतों ने हमें घेर लिया है। बेकार बातें मत करो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना चाहिए। पुलिस की नौकरी बुज़दिल की नौकरी नहीं होती। तुम्हें किस तरह पता चला कि ये भूत हैं? इस इलाके के बाशिंदे यही कहते हैं जनाब। कभी भी आप उनसे पूछ लीजिए। आज तक कोई शख्स यहाँ नहीं आया। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की वो पागल हो गया या उसे जान से हाथ धोने पड़े। ये सारी रवायतें हैं जो बस्ती वालों ने मशहूर कर रखी हैं। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि किले के किसी हिस्से से फिर सीटियों, सिसकियों और रोने की आवाजें बुलंद हुई और देर तक किले के दौरो दीवार उनसे गूंजते रहे। नासिर चंद लम्हात सोचता रहा। फिर उसने अपनी पिस्तौल निकालकर हाथ में ली और वहां से बाहर निकल आया। अरे नासिर, कहाँ जा रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ ये आवाजें कैसी हैं, नासिर ने कहा और फिरोज हैरान रह गया। इतने से बच्चे के अंदर ये बहादुरी उसकी तवक्को से बालातर थी। वो आगे बढ़ता रहा। फिरोज ने उसका ताक्कुब किया। किले के शर्की हिस्सों की तरफ से हवा के दोष पर तैरती हुई मध्यम सी आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। बाहर कुछ फासले पर शायद कोई शख्स बाजा बजा रहा था। थोड़ी देर तक वो उस भयानक माहौल में वो आवाजें सुनते रहे, लेकिन किसी से मुठभेड़ ना हुई। नासिर किले के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता फिरा। रात के सौलनाक सन्नाटे में किले में घूमना कोई मामूली बात नहीं थी। ये आधी रात तक इधर उधर चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई अंदाजा न हो सका। आवाजें कभी कहीं से सुनाई देती, कभी कहीं से। उस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बजे थे कि अचानक किले में भयानक चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये चीखें किसी ऐसे शख्स के हलक से निकलती हुई महसूस हो रही थी जो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा हो। अचानक फिरोज और नासिर अपनी जगह से उठ गए। पुलिस के दूसरे जवान भी फौरन ही उनके साथ उठ गए। अब वो यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। मोमबत्तियां रोशन करके हमारे साथ आओ, फिरोज ने उन्हें हुक्म दिया और सबने मोमबत्तियां जलाईं और दबे पांव शर्की हिस्से की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों के बाद वे एक लंबी राहदारी अबूर करके उस आसेबजदा हिस्से में पहुंच गए। आवाजें कमरे के दरवाजे से आ रही थी। वो सब धड़कते दिलों से आवाजें सुनते रहे। फिर चीखें मध्यम हो गईं और उनकी जगह सिसकियों ने ले ली। फिरोज ने नासिर की तरफ देखा और नासिर आहिस्ता से आगे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा और हैंडल खोलकर अंदर घुस गया। अभी उसने कमरे के अंदर कदम रखा ही था कि एक लर्जाखेज भयानक चीख बुलंद हुई और फिर जैसे तूफान आ गया। पूरे किले में चारों तरफ से चीखों का तूफान आ गया। इतनी खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी कि दिलों की हरकतें बंद हो जाईं। अब तो फिरोज पर दहशत का गलबा होने लगा और उसकी आवाज में भी लर्जिश पैदा हो गई। मैंने कहा था ना तुमसे नासिर, वह लरजती हुई आवाज में बोला, यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। यह किला वाकई आसेबजदा है। ड्रैकुला अगर यहाँ आने की कोशिश भी करेगा तो मुसीबतों का शिकार हो जाएगा। भाग चलो यहाँ से, फिरोज ने कहा। चारों सिपाहियों का तो कहना ही क्या। मोमबत्तियां उनके हाथों से गिर गईं और वह बुरी तरह घिघिया रहे थे, कांप रहे थे। नासिर ने यही बेहतर समझा कि यहाँ से निकल आए, लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि ड्रैकुला ऐसी किसी चीज से नहीं डरता। उसने फिरोज की बात मान ली और वो सब किले से बाहर निकल आए। वैसे भी पूरी रात गुजर चुकी थी। फिरोज 2 दिन तक नासिर के साथ रहा और अब उसे ड्यूटी पर भी हाजिर होना था। चुनाचे वो सब खामोशी से वापस लौट गए।
थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां पर पुलिस इंचार्ज उनका मुंतजिर था। क्या रहा भाई, तुम लोग कोई कारनामा अंजाम देकर आए या ऐसे ही खाली हाथ लौट आए? अभी नहीं जनाब। अरे ये पुलिस के जवानों के चेहरे क्यों सफेद पड़े हुए हैं भाई? कोई बात नहीं है जनाब, दरअसल हम लोग पुराने किले की तरफ चले गए थे। ओहो, उधर क्यों चले गए थे? पुलिस इंचार्ज ने ताज्जुब से पूछा। बस नासिर का ख्याल था कि मुमकिन है ड्रैकुला उसी आसेबज़दा किले में छुपा हुआ हो, फिरोज ने कहा। नहीं भाई, उधर कोई जिंदा इंसान तो क्या, मुर्दा रूहें भी जाना पसंद नहीं करती। वो किला इतना ही खतरनाक है। क्यों नासिर मियाँ, तुम क्या कहते हो इस बारे में? जनाब ब्याली, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ड्रैकुला किसी आबादी में या किसी के घर छुपा हुआ होगा। वो यकीनन ऐसे ही वीराने में अपना ठिकाना बनाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे तन्हा ही मौका दिया जाए, ये पिस्तौल मेरे पास रहने दिया जाए और एक टॉर्च भी मुझे दे दी जाए। मैं खुद उसको तलाश करूंगा। हमें तुम पर एतमाद है नासिर। बेहतर यह होगा कि तुम अपना काम शुरू कर दो। जब भी कभी तुम्हें ड्रैकुला नजर आए, फौरन पुलिस को इतला कर दो। खुद ही उस पर हमलावर होने की कोशिश न करना, बल्कि पुलिस की मदद हासिल करना बेहतर है जनाब। मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगा, नासिर ने जवाब दिया। पुलिस इंचार्ज ने उसे शाबाश देकर रुखसत कर दिया। नासिर का दिल चाहा कि वो रमजान के घर जाए, रमजान चचा की बीवी और बेटे से मिले। पता नहीं वो स्कूल जा रहा है या नहीं, खेतों का काम भी रुक गया होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब ड्रैकुला के सिलसिले में कदम उठा ही लिया है तो फिर क्यों ना पहले ये काम कर लिया जाए, इसके बाद बाकी सब कुछ कर लिया जाएगा। वो बस्ती में निकल आया। बहुत देर से इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई सुराग न मिला। पिछले कई दिन से कोई वारदात भी नहीं हुई थी, यानी पुलिस को कोई लाश भी नहीं मिली थी। ना जाने क्यों नासिर के ज़हन में ये ख्याल जम गया कि ड्रैकुला इस किले के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। पता नहीं ये आसेबों का चक्कर किसने चलाया है, या फिर वाकई उसमें आसेब रहती हैं। लेकिन वो यही फैसला करके किले की जानिब चल पड़ा कि किले को ही अपना मस्कन बनाएगा, वहीं ड्रैकुला का इंतजार करेगा। चुनाचे वो किले की जानिब चल पड़ा। दिन की रोशनी में भी किला उतना ही वीरान नजर आ रहा था। उसकी दीवारों और छतों का रंग स्याह पड़ चुका था। लकड़ी के बने हुए दरवाजे और खिड़कियां खस्ता हो चुकी थीं, लेकिन उसमें कुछ हिस्से अब भी निहायत आरामदेह और महफूज थे। एक बड़े से कमरे में उसने ज़माने कदीम की चंद कुर्सियां, मेजें, लैंप और कुछ और सामान देखा। उस कमरे का दरवाजा एक लंबी राहदारी में खुलता था। उस राहदारी में बहुत सी तस्वीरें लटकी हुई थी, पुराने बादशाहों, वजीरों, शहजादों और शहजादियों की तस्वीरें, जिनके रंगो रूप और रोगन मध्यम पड़ चुके थे। तस्वीरों के पास लंबी लंबी सफ़ेद मोमबत्तियां लगी हुई थी, बहुत ही अजीबोगरीब नजर आ रही थी। उस राहदारी के आखिरी सिरे पर दूसरा दरवाजा था, जो किले के शर्की हिस्से की तरफ खुलता था। तकरीबन 50 फुट लंबी एक और राहदारी उस दरवाजे के बाद अबूर करनी पड़ती थी। अगर उस राहदारी के दोनों दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए जाते तो शर्की हिस्से में पैदा होने वाली आवाजें अंदर नहीं आ सकती थी। पूरा दिन नासिर इस किले में रहा। खाने पीने की कुछ चीजें उसने साथ ले ली थी। वह तन्हा इस वीरान कमरे में मौजूद था कि उसने साज की हल्की हल्की आवाजें सुनी। उसको यूं महसूस हुआ जैसे ये आवाज उस गैलरी के पीछे से आ रही है जिसमें तस्वीरें लगी हुई थी। वो होशियार हो गया और कान लगाकर सुनने लगा। ये कोई ऐसा साज था जो उसने इससे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नासिर को इससे खौफ महसूस ना हुआ। वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो गैलरी में रोशनी नजर आई, लेकिन ये रोशनी मोमबत्तियों की नहीं थी। दरवाजा खुलते ही यूं महसूस हुआ जैसे साज की आवाज पीछे हट गई हो। अब नासिर पिस्तौल हाथ में पकड़कर आगे बढ़ गया। आवाज मुसलसल आ रही थी। उसने टॉर्च भी हाथ में ले रखी थी, लेकिन उसे रोशन नहीं किया। अंधेरे में चलता हुआ गैलरी के दूसरे दरवाजे तक पहुंच गया। वह सख्त हैरान था कि आवाज कभी कहीं से आती थी, कभी कहीं से। फिर वो इस तरह छुप छुप कर आगे बढ़ने लगा कि उसके कदमों की चाप भी ना हो। वो बस यूं ही चला जा रहा था। किसी सिमत का कोई अंदाजा उसने नहीं लगाया। फिर वो एक और बड़े से कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में भी मध्यम रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी के आने की जगह मालूम नहीं हो रही थी, लेकिन नासिर ने इसका सुराग लगा ही लिया। ऊपर एक रोशनदान था और रोशनदान की दूसरी जानिब चांद ठीक उसी जगह मौजूद था जहां रोशनदान था, इसलिए चांदनी से अंदर का कमरा रोशन हो रहा था। उसने कमरे का मुआयना किया। उसमें एक बड़ा सा आतिशदान था जिसमें जली हुई लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर अब भी मौजूद था। वह हैरत से आतिशदान को देखने लगा। कमरे की लंबाई चौड़ाई को मद्देनजर रखते हुए वो आतिशदान बहुत बड़ा था। वो आतिशदान के अंदर घुसा और गर्दन ऊंची करके चिमनी की तरफ देखने लगा। चिमनी इतनी ऊंची और तारीक थी कि टॉर्च की रोशनी भी उसका पूरा नक्शा दिखाने में कम रहती थी। दरमियान में एक मोटा सा रस्सा दिखाई दिया जो आग में झुलसने या वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सीधा और छोटा हो चुका था। आतिशदान की दीवार के साथ साथ ही लोहे के कई मजबूत कड़े गड़े हुए थे। उन कड़ों से 2-2 फुट लंबी आहनी जंजीरें बंधी हुई थीं। पता नहीं इन जंजीरों और कड़ों का क्या मकसद था। नासिर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
वो आतिशदान का जायजा लेता रहा। अचानक उसे एक और चीज दिखाई दी। ये आतिशदान की आग की जद में राख हटाने वाली लोहे की मोटी और लंबी सलाख थी, जिसके एक सिरे पर हत्थी लगी हुई थी। इस हत्थी के ऊपर बिल्कुल ताजा और सुरख सुरख खून लगा हुआ था। नासिर ने हाथ लगाए बगैर उसे झुककर और करीब से देखा। खून न सिर्फ हत्थी पर जमा हुआ था, बल्कि सलाख के निचले हिस्से और दरमियानी हिस्से पर भी मौजूद था। नासिर वहां से निकल आया और अब वो आहिस्ता आहिस्ता किले के बैरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे कुछ आहटें सुनाई दी और फिर उसने दो सायों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत जा रहे थे। नासिर फौरन संभल गया। पिस्तौल पर उसका हाथ मजबूती से जम गया। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों उन सायों का ताकुब करने लगा। साए किले के मगरबी हिस्से की जानिब बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चंद अफराद और भी मौजूद थे। नासिर ने हैरत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखा। 6 स्याह घोड़े वहां मौजूद थे। 4 आदमी वहां बैठे हुए थे। 2 आदमी ये थे जो इस तरफ आए थे। वो सब एक जगह जमा हो गए। क्या रिपोर्ट है? उनमें से एक ने पूछा। कुछ नहीं, आज कोई नहीं है। कल तो वो पुलिस इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद था, पता नहीं क्यों आया था, बात समझ में नहीं आई। हाँ, सरदार भी इस सिलसिले में परेशान था कि आखिर इंस्पेक्टर किले की तरफ क्यों मुतवज्जा हुआ है। खैर, ये बात मालूम हो जाएगी, लेकिन रात को तो वो डर कर भाग गए थे। हाँ, वो इतने बहादुर भी नहीं थे कि अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश करें। घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। देखो, सरदार इस तरफ आ रहा है। वो सब खामोश हो गई। थोड़ी ही देर के बाद एक और घुड़सवार वहां पहुंच गया। ये बड़ा लंबा तिरंगा जवान था और उसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था। नासिर के जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। सरदार को देखकर वो सब खड़े हो गए। सरदार नीचे उतर आया और कड़क कर उन लोगों से पूछा, क्या हुआ? आज कोई इस किले में पहुंचा है या नहीं? आज तो कोई नजर नहीं आता सरदार। इस किले में आना मामूली बात नहीं है। मैंने इस किले के हर दरो दीवार में टेप रिकॉर्डर और उनके मालिक छुपा रखी हैं। ऐसे ऐसे बंदोबस्त किए हैं मैंने कि यहाँ के बड़े बड़े बहादुरों की रूह फना हो जाए। भला किसकी मजाल है जो इस आसेब ज़दा किले में आने की कोशिश करे? सरदार हंसकर बोला। लेकिन सरदार, कहीं ये इंस्पेक्टर आपकी तलाश में तो नहीं लग गया? उसे शुबा तो नहीं हो गया कि डाकू इमाम बख्श का ताल्लुक इस किले से है? फजूल बातें मत करो। किसकी मजाल है जो डाकू इमाम बख्श के खिलाफ तहकीकात करे? नासिर के रोंगटे खड़े हो गई। उसके जहन में बिजलियां सी भर गईं। उसका दिल चाह रहा था कि पूरे पिस्तौल की गोलियां इमाम बख्श पर खाली कर दे, लेकिन वो समझदार था। उसने जल्दबाजी ना की। आज उसकी सारी उम्र की कोशिश कारगर हो गई थी। बिलाखिर डाकू इमाम बख्श उसके सामने आ गया, उसके माँ बाप का कातिल। वो उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। फिर वो यहाँ क्यों आया था? कोई और बात होगी। और क्या बात हो सकती है सरदार? आजकल ड्रैकुला की तलाश हो रही है। पता नहीं वो लड़का जो पकड़ा गया था उसका क्या हुआ? पता नहीं सरदार। खैर, हमें इससे गर्ज नहीं है। तुम पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से बेफिक्र रहो। पुलिस तो हमारी तलाश में भटकती ही रहती है। सुना है सरदार, शहर से कुछ और पुलिस भी हमारी तलाश में आई है। उनका अफसर कोई बहुत तजुर्बेकार शख्स है जिसने बेशुमार खतरनाक डाकुओं को पकड़ा है। तुम खौफजदा हो उससे? सरदार गुलशेर खान ने कहा। नहीं सरदार, आप मौजूद हैं तो फिर हमें किस बात का खतरा हो सकता है? उसके साथी ने जल्दी से कहा। हाँ, मुझे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा मुझसे किसी अफसर की बात न करना। डाकू इमाम बख्श को कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने इसीलिए दोहरा रूप धार रखा है। लोग मुझे जिम्मेदार गुलशेर खान समझते हैं। कोई नहीं जानता कि इतना नेक नाम चौधरी डाकू भी हो सकता है, गुलशेर खान ने कहा और हंसने लगा। नासिर का जहन बिजली की सी तेजी से काम कर रहा था। क्या करना चाहिए? क्या तरकीब होनी चाहिए कि वो डाकू इमाम बख्श को अपने जाल में फांस ले? यकीनन कोई ऐसी ही कामयाब तरकीब करनी चाहिए जिससे डाकू इमाम बख्श उससे मुतासिर हो जाए। चंद लम्हे वो सोचता रहा। फिर उसने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, डाकू इमाम बख्श का ताकुब किया जाएगा, हुआ इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डाकू इमाम बख्श थोड़ी देर तक अपने साथियों से गुफ्तगू करता रहा, फिर बोला, अच्छा, अब तुम लोग घोड़े लेकर अस्तबल पहुंच जाओ। मेरा घोड़ा भी तुम ही ले जाना, मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। कल हमें एक डाके पर जाना है, तुम सब उसकी तैयारियां करो। जो हुक्म सरदार, उसके साथियों ने जवाब दिया। नासिर ने सोचा ये मौका तो बहुत ही अच्छा है। उसने पिस्तौल और टॉर्च एक गोशे में छुपा दी और फिर डाकू इमाम बख्श का ताकुब करने के लिए तैयार हो गया। डाकू इमाम बख्श अपने साथियों को हदायत देकर एक तरफ चल पड़ा। अभी तक उसका चेहरा रुमाल में छुपा हुआ था और शक्ल नजर नहीं आ रही थी। नासिर उसका ताकुब करता रहा। डाकू इमाम बख्श सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। वह बड़ी लापरवाही से यह सफर कर रहा था, जैसे उसे किसी ताकुब वगैरह का शक भी ना हो, और नासिर झाड़ियों की आड़ लेता हुआ उसका ताकुब करता रहा। फिर उसे यह देखकर हैरत हुई कि डाकू इमाम बख्श उसी बस्ती में दाखिल हो गया जिसमें खुद नासिर रहता था। क्या डाकू इमाम बख्श इसी बस्ती में रहता है? उसने मुतहय्यराना अंदाज में सोचा। बाहर सूरत जो कुछ भी था पता चलने ही वाला था।
वो कामयाबी से उसका ताकुब करता रहा। थोड़ी देर के बाद डाकू इमाम बख्श जिमीदार की हवेली के पास पहुंच गया। यहां पहुंचकर उसने अपने चेहरे से रुमाल खोल लिया और नासिर ये देखकर शशदर रह गया कि ये तो चौधरी गुलशेर खान थे। हाँ, इस बस्ती के सबसे बड़े चौधरी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब नासिर को गिरफ्तार किया था तो वो उसे लेकर चौधरी साहब के पास ही आया था और चौधरी साहब ने कहा था कि लड़के का ख्याल रखा जाए, अगर ये बेगुनाह है तो इसे सजा न दी जाए। इसका मतलब है चौधरी गुलशेर ही डाकू इमाम बख्श हैं। नासिर की मुट्ठियां भींच गईं। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है चौधरी गुलशेर खान, देख लूंगा तुम्हें। तुमसे तो मुझे बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब करना है। चौधरी गुलशेर खान अपनी हवेली में दाखिल हो गया और नासिर चौधरी साहब की हवेली से थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठकर कोई तरकीब सोचने लगा। काफी देर इसी तरह गुजर गई। फिर नासिर ने एक फैसला कर लिया और वहीं दरख्त की जड़ में सर रखकर सो गया। सुबह हुई तो वो उठा और चौधरी गुलशेर खान की हवेली में दाखिल हो गया। चौकीदारों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि चौधरी साहब से मिलना बहुत जरूरी है, वो उनसे मिलना चाहता है, उसे उनके पास पहुंचा दिया जाए। चौकीदारों ने बड़ी मुश्किल से उसे गुलशेर खान के पास पहुंचाया। चौधरी गुलशेर खान उसे देखते ही पहचान गए। लड़के, तू तो वही है ना जिस पर खून चूसने का इल्जाम लगा था? तू छूट कैसे गया? चौधरी साहब, मैं मजलूम लड़का हूँ, आपकी पनाह में आया हूँ। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दीजिए, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कौन? कोई ना कोई मुझे जरूर मार डालेगा, पुलिस या फिर ड्रैकुला। क्या किस्सा है? अंदर आ, बैठ जा, घबराने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी कहानी सुना। चौधरी साहब, मैं बहुत ही बदनसीब लड़का हूँ, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, मेरे पास वक्त है। तू ये बता, तूने नाश्ता वगैरह किया है या नहीं? नहीं चौधरी साहब, मैं नाश्ता कहाँ से करता, मैं तो सारी रात आपकी हवेली के कुछ फासले पर पीपल के दरख्त के नीचे सोया रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, चौधरी साहब ने कहा और अपने एक मुलाजिम को हदायत कर दी। मुलाजिम ने थोड़ी देर के बाद नासिर को नाश्ता पेश किया और नासिर नाश्ता करने लगा। वो दर हकीकत सूरत से बहुत ही मजलूम लड़का नजर आ रहा था। चौधरी गुलशेर खान ने उसे देखते हुए कहा, हाँ अब बता, पहले तो ये बता, इंस्पेक्टर ने तुझे छोड़ा है या तू वहां से भाग आया है? इंस्पेक्टर साहब ने मुझे खुद छोड़ा था, गोया तू बेगुनाह साबित हो गया है। हाँ चौधरी साहब, मैं थाने में बंद था और उधर कई वारदातें हो चुकी थी, इसलिए इंस्पेक्टर साहब को यकीन हो गया कि मैं ड्रैकुला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तब फिर वो तुझे परेशान क्यों कर रही हैं? वो कहते हैं कि मैं ड्रैकुला को तलाश करूं। तुझे ड्रैकुला के बारे में कुछ पता है? काफी अरसे से मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। कल भी पुलिस वाले सारी रात मेरे साथ उन खंडरात में रहे जहां भूत रहती हैं। उनका ख्याल था कि ड्रैकुला यहाँ छुपा हुआ होगा, लेकिन ड्रैकुला वहां नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे दोबारा भेज दिया और कहा कि मैं ड्रैकुला को तलाश करूं। अब आप ही बताइए चौधरी साहब, मैं छोटा सा लड़का हूं, मैं भला उस खौफनाक शैतान को कैसे तलाश कर सकता हूं? हाँ हाँ ठीक है, ये काम तेरा है भी नहीं, ये तो पुलिस वालों का काम है, तू घबरा मत, मैं पुलिस वालों से बात कर लूंगा, चौधरी गुलशेर ने कहा। नहीं चौधरी साहब, खुदा के लिए नहीं, आप मुझे अपने कदमों में जगह दे दें। अरे तू मेरे कदमों में जगह लेकर क्या करेगा? चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा। चौधरी साहब, मैं आपके घर की सफाई करूंगा, बर्तन साफ करूंगा, यही जिंदगी गुजार दूंगा आपके कदमों में। चौधरी साहब, आप मुझे पनाह दे दीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब तू अपनी कहानी सुना हमें। क्या सुनाऊं चौधरी साहब? मैं सोना बस्ती का रहने वाला हूं। मेरा बाप सोना बस्ती में ही मेहनत मजदूरी करता था, लकड़ियां काटता था और ना जाने क्या कुछ करता था। फिर यह हुआ चौधरी साहब कि मेरा बाप सोना बस्ती के पास शीबा बस्ती की तरफ जो सीधा रास्ता जाता है, वहां लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक खजाने का राज मालूम हो गया। क्या? गुलशेर खान चौंक पड़े। हाँ चौधरी साहब, बहुत बड़ा खजाना था वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में सोने की अशरफियां भरी हुई थी, हीरे भरे हुए थे, ऐसे हीरे कि अगर मटका खोल दो तो चारों तरफ रोशनी फैल जाए। हसीन तरीन जेवरात थे, ऐसे जेवरात के बस देखते ही जाओ। ओहो, तूने अपनी आंखों से देखा था ये सब कुछ? चौधरी गुलशेर इश्तियाक से बोला। हाँ चौधरी साहब, मेरे बाप ने खुद मुझे ले जाकर यह खजाना दिखाया था। मेरे बाप की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो कहता था कि यह खजाना हासिल करने के बाद वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा, लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की दौलत उसके पास आ जाएगी। वो बड़ा खुश था चौधरी साहब, और इसी खुशी ने उसको मौत से हमकिनार कर दिया। क्या मतलब? उसकी रातों की नींद गायब हो गई। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि खजाना हासिल करके कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। बस ये सारी बातें उसके जहन में आती थी और वो खुशी से पागल होता जा रहा था। इसी खुशी से उसका हार्ट फेल हो गया। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ।
बड़ा अफसोस हुआ बेटे मुझे यह सुनकर। हाँ चौधरी साहब, बात ही ऐसी है। तुम्हारा क्या नाम है? चौधरी साहब का लहजा एकदम बदल गया। अब वो बड़ी मोहब्बत से नासिर के बारे में पूछ रहे थे और नासिर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, जी मेरा नाम नासिर है। बहुत प्यारा नाम है। नासिर मियाँ, मुझे तुमसे वाकई बड़ी हमदर्दी हो गई है। अफसोस। फिर क्या हुआ? बस चौधरी साहब, फिर यह हुआ कि मैंने अपनी माँ को खजाने का राज बता दिया। मेरी माँ ने यह बात किसी और से कह दी और एक रात मेरी माँ को भी कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल कर दिया? मैं नहीं जानता चौधरी साहब, मुझे तो नहीं मालूम। बस लोगों ने सोचा होगा कि खजाना उसकी बचाए, वो हासिल करें। चुनाचे मेरे पीछे भी मेरे कुछ दुश्मन लग गए। मुझे पता भी नहीं चल सका। कई बार मुझ पर हमला हुआ और आखिरकार मैं वहां से भाग आया। इसके बाद मैं बस्ती बस्ती छुपता फिर रहा हूँ चौधरी साहब। फिर इसी तरह छुपता छुपाता मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर चौधरी साहब, यहाँ पहुंचकर मैंने रमजान चचा के खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। सोचा यही था कि बड़ा हो जाऊंगा तो उस खजाने को हासिल कर लूंगा। लेकिन अब ये नई मुसीबत मेरे सर आ पड़ी है। मैं इतना मजलूम लड़का हूँ चौधरी साहब के बयान नहीं कर सकता। नासिर ने गर्दन झुका ली और नाक से शूं शूं करने लगा जैसे रो रहा हो। चौधरी गुलशेर खान की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। उसके होंठों पर एक भयानक और मकरू मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर उन्होंने खुद को संभाला और नासिर के करीब पहुंचकर उसके सर पर हाथ फेरने लगे। देखो बेटे नासिर, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं। तुम्हें बाप ही की मोहब्बत दूंगा। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। मजाल है किसी की कि गुलशेर खान की मौजूदगी में वो खजाना हासिल करे। वो खजाना नासिर का है और नासिर ही का रहेगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें खजाना दिलवाऊंगा। वो खजाना हासिल करने में मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और तुम्हें नुकसान पहुंचा जाए। तुम आराम से यहाँ रहो। किसी को तुम्हारे बारे में कानो कान खबर ना होगी। मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से में तुम्हारे लिए इंतजाम किए देता हूँ। नासिर ने ममनून निगाहों से चौधरी साहब को देखते हुए गर्दन हिला दी। दिल ही दिल में वो बहुत खुश था कि देखो क्या तीर मारा है, ऐन निशाने पर जाकर बैठा है। चौधरी गुलशेर खान या डाकू इमाम बख्श भला अब उस खजाने को कैसे छोड़ेगा? यकीनन वो नासिर की हर तरह से इमदाद करेगा और नासिर उसका सत्यानाश मार देगा। नासिर को यह बेहतरीन मौका मिला था। हालांकि उसने पुलिस ऑफिसर से वादा किया था कि ड्रैकुला को गिरफ्तार कराने में उसकी पूरी पूरी मदद करेगा। लेकिन अब जब डाकू इमाम बख्श उसके सामने आ गया था तो उसने फैसला कर लिया था कि पहले अपने मिशन की तकमील करेगा, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। चुनाचे वो आराम से चौधरी गुलशेर की हवेली के अंदरूनी कमरे में जाकर आरामदेह मसहरी पर सो गया। दोपहर को जागा तो 2-3 मुलाजिम उसकी खिदमत के लिए हाजिर थे। चौधरी गुलशेर ने थोड़ी ही देर में उसके लिए बेहतरीन कपड़ों वगैरह का इंतजाम कर दिया। उसने मुलाजमों को हदायत कर दी थी कि नासिर को कोई तकलीफ ना होने पाए। चुनाचे नासिर की नाजबरदारी इस तरह की जाने लगी जैसे वो कोई शहजादा हो। नासिर को भी खूब लुत्फ आ रहा था। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि बेटा इमाम बख्श, तुम भी क्या याद करोगे कि तुम्हारा पाला किस दुश्मन से पड़ा है। बड़े बड़े लोगों को नीचा दिखा दिया होगा तुमने अपनी ताकत और दरिंदगी से, लेकिन अब तुम नासिर के हाथ लगे हो। अब जरा तमाशा देखो। खूब जाल में फंसे हो, ऐसे जाल में कि तुम्हारे लिए निकलना मुमकिन नहीं। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकोगे। मैं तुम्हें खत्म करके ही चैन लूंगा। नासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माँ बाप याद आ गए थे जो इस कमबख्त डाकू इमाम बख्श की दरिंदगी का शिकार हो गए और इसी की वजह से नासिर को ना जाने क्या कुछ करना पड़ा था।